नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। 9 बजे के इस बुलेटिन में सबसे पहले बात दिल्ली की, जहां गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस एक्शन की तैयारी में नजर आ रही है। किसी भी वक्त कार्रवाई कर सकती है पुलिस। गाजीपुर बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और RPF तैनात की गई है। किसान संगठनों को प्रशासन का नोटिस है कि जगह छोड़ने के लिए आपको अल्टीमेटम समय दिया गया है। जगह खाली नहीं हुई तो कार्रवाई के लिए हम स्वतंत्र हैं। प्रशासन धरना स्थल से हटाने की बात कर रहा है, लेकिन राकेश टिकैत हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि कानून वापसी तक हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। यह आंदोलन चलता रहेगा, धरना खत्म नहीं होगा। तो राकेश टिकैत को खबर यह मिल रही है, सूत्र ये कह रहे हैं कि पुलिस हिरासत में ले सकती है। राकेश टिकैत के आंसू देखने के बाद BKU के चीफ नरेश टिकैत ने बड़ी पंचायत बुलाई है। इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बीजेपी के लोग कहाँ से दिखाइए मुझे सर, बीजेपी के लोग यहाँ पर कहाँ हैं? मैं चाहता हूँ कि आप दिखाएं, मेरे कैमरे में दिखाएं। अभी दिखाऊंगा जी, आप दिखाइए। देखते ना सर आप दिखाइए ना, मेरे को पहचानते हैं, आप दिखाइए ना। राकेश टिकैत साहब, क्योंकि मैं चाहता हूँ, टिकैत साहब मैं चाहता हूँ जो आप कह रहे हैं उसकी सच्चाई भी सामने आए, आरोप है उसकी सच्चाई भी सामने आए। नीचे लेकिन धक्का मुक्की कर रहे हैं मेरे साथ, धक्का मुक्की कर रहे हैं मेरे साथ। मैं सवाल पूछ रहा हूँ और मेरे साथ टिकैत साहब देखिए आपके लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि सच्चाई सामने आए। टिकैत साहब जो आप चाहते हैं, जो आप कह रहे हैं उसकी भी सच्चाई सामने आए। नीचे है उस टाइम पे नीचे थे। टिकैत साहब पुलिस ने कहा आप लोगों को यहाँ से हटना होगा। आप लोग हटेंगे कि नहीं हटेंगे? हाँ, कब तक बैठे रहेंगे? हाँ, आप दावा कर रहे थे राकेश टिकैत, साहब ये बताइए, आप ये बताइए बाकी नेताओं क्या। तो गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस एक्शन की तैयारी में है। गाजीपुर बॉर्डर पर यूपी पुलिस पहुंच गई है। कुछ देर पहले धमकी देने वाले भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के आंसू निकल आए। उन्होंने रोते हुए कहा किसानों पर अत्याचार किया जा रहा है, उन्हें मारने की साजिश रची जा रही है। अगर सरकार ने कानून वापस नहीं लिया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। मैं इस देश के किसानों को बर्बाद नहीं होने दूंगा। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया वो वहां से नहीं हटेंगे। तो उस पर भी हमारी नजर रहेगी। छत्तीसगढ़ की खबरों की तरफ लौटते हैं। भूपेश बघेल ने दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस लाल किले जैसी ऐतिहासिक धरोहर की सुरक्षा नहीं कर पाई। सीएम ने कहा कि किसान लाल किले पर पहुंचे कैसे, इसका जवाब केंद्र सरकार दे। उन्होंने केंद्र पर षड्यंत्र पूर्वक किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के राहुल गांधी पर दंगे भड़काने के आरोप पर सीएम ने कहा कि आंदोलन को भटकाने के लिए बीजेपी नेता गलत बयानबाजी कर रहे हैं। हिंसा भड़काने में निश्चित रूप से केंद्र सरकार की हरदता इसकी जिम्मेदार है और बेहद ये दुखद है। ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन लाल किले में जिस प्रकार से लोग गए, आखिर लाल किले जैसी जगह जो हमारे ऐतिहासिक धरोहर है उसकी सुरक्षा भारत सरकार नहीं कर पाई, दिल्ली की पुलिस नहीं कर पाई। वहाँ घुस कैसे गए? इसका मतलब ये है कि षड्यंत्र पूर्वक किसान आंदोलन को बदनाम करने और असफल करने की कोशिश की गई है। उधर रायपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां यूनिफाइड कमान की बैठक खत्म हो गई है। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। सेंट्रल और स्टेट फोर्स में बेहतर तालमेल के लिए बैठक रखी गई थी। तो सीएम ने कहा कि हमारी रणनीति से नक्सली बैकफुट पर आए हैं। आने वाले समय में हम नक्सलवाद के खात्मे की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो यूनिफाइड कमांड की आज बैठक थी और इसमें तमाम उच्च अधिकारी शामिल थे। सेंट्रल और स्टेट फोर्स से बेहतर तालमेल कैसे बने, कैसे राज्यों के बीच तालमेल बने नक्सल इलाकों को लेकर,
और आने वाले समय में सीएम ने कहा कि नक्सलवाद के खात्मे के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं और उसी की रणनीति तैयार हो रही है। यूनिफाइड कमांड की बैठक हुई और दूसरी बैठक मेरे कार्यकाल की। सेंट्रल और स्टेट के फोर्स में कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया है और सभी लोग मिल के जॉइंट ऑपरेशन भी कर रहे हैं। और जो हमारी नीति है विश्वास, विकास और सुरक्षा, नक्सली निश्चित रूप से बैकफुट में आए हैं और आने वाले समय में हम लोग उसे घेरने में भी सफल होंगे और नक्सलवाद समाप्ति के ओर तेजी से आगे भी बढ़ेंगे। और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता राजेश राज हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, साफ तौर पर कहा सीएम ने कि स्टेट और सेंट्रल की जो फोर्सेस हैं उनके बीच बेहतर तालमेल है और इसी तालमेल को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये काफी अहम है क्योंकि इससे पहले जितने भी हमने नक्सल के बड़े मामले देखे और उस वक्त ये मुद्दा बड़ा मुखर होकर के सामने आता था कि स्टेट की एजेंसी और सेंट्रल की एजेंसी के बीच में तालमेल का अभाव कहीं न कहीं बड़ी नक्सल घटनाओं को जन्म देता है या फिर उसे आमंत्रित करता है। लिहाजा ये काफी बर्निंग टॉपिक रहा और जब भी यूनिफाइड कमांड की बैठकें होती रही है इससे पहले भी, तब भी इस तालमेल पे ज्यादा जोर दिया जाता था और इस बात को मुख्यमंत्री खुद ने जोर देते हुए कहा कि जो तालमेल की बात है वो सबसे बेहतरीन है। उन्होंने कहा कि अब तक के जितने भी ऐसे रहे हैं, बैठकें रही हैं, उसकी समीक्षा के दौरान ये बातें आई कि इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि स्टेट और सेंट्रल फोर्स के बीच में बेहतर इतना बढ़िया है। और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि अब सेंट्रल फोर्स को अपनी किसी भी मांग के लिए या फिर किसी भी समस्या के लिए पत्र लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। उन्होंने निर्देश दिया हुआ है अधिकारियों को और टेलीफोन की चर्चा पे, मोबाइल फोन की चर्चा पे भी अधिकांश समस्या और मांगे मान ली जाती है। तो ये कह करके उन्होंने संदेश देने की कोशिश की कि प्रदेश में जो नक्सल अभियान चल रहा है उसमें समन्वय काफी मायने रखता है और ये समन्वय इस वक्त सबसे बेहतर है। साथ ही उन्होंने अपनी सरकार की जो रणनीति है नक्सल मुद्दे को लेकर के विश्वास, विकास और सुरक्षा, उसको फिर से जोर दिया और कहा कि पहली बार उन्होंने प्रदेश में नक्सल समस्या से लड़ने के लिए रणनीति तैयार की उनकी सरकार ने और अभी भी ये सरकार उस रणनीति पे आगे बढ़ रही है और उन्हें पूरा भरोसा है कि जो रणनीति उन्होंने तैयार की उसी के जरिए प्रदेश में नक्सलवाद का खात्मा होगा और प्रदेश नक्सल समस्या से मुक्त होने की राह पर बढ़ेगा। तो इस तरह से दो संदेश दिए कि कोऑर्डिनेशन सबसे बेहतर है और जो रणनीति तैयार की है वो काफी इफेक्टिव है, ये कहने की कोशिश हुई। जी शुक्रिया राजेश इस तमाम बातचीत के लिए। तो यूनिफाइड कमांड की बैठक थी और एक सकारात्मक जवाब सीएम की तरफ से यहां आया है। धान खरीदी की आखिरी तारीख को अभी भी 3 दिन बाकी हैं। इससे पहले ही छत्तीसगढ़ सरकार ने लक्ष्य से ज्यादा यानी 90 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीदी कर ली है। प्रदेश के 20,45,000 से ज्यादा किसानों ने धान बेचा है और उन्हें 14 करोड़ से ज्यादा राशि का भुगतान किया जा चुका है। इधर भाजपा ने इस पर सवाल उठाते हुए धान खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग की है, जिससे एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। धान खरीदी को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान के बीच प्रदेश सरकार ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। धान खरीदी का लक्ष्य 90 लाख मीट्रिक टन है और धान खरीदी की अंतिम तारीख 31 जनवरी तक लक्ष्य से ज्यादा धान की खरीदी हो गई है। प्रदेश में पहली बार समर्थन मूल्य पर 90 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। प्रदेश के 20,45,000 से ज्यादा किसानों ने धान बेचा और उन्हें 14 करोड़ से ज्यादा की राशि का भुगतान किया जा चुका है। साथ ही अब तक 42 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री को बधाई भी देना चाहिए और धन्यवाद भी देना चाहिए कि देश की सरकार के सारे व्यवधानों के बावजूद छत्तीसगढ़ के किसानों के लगभग 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीद चुके हैं। 90 लाख मीट्रिक टन का वो आज हम उसको अचीव किए और अब 3 दिन का जो समय बचा है उसमें लगता है कि और आगे हम जाएंगे। भुगतान लगभग 14,000 करोड़ का हो चुका है और उठाव अभी 42 लाख मीट्रिक टन का हो चुका है।
इधर भाजपा ने कहा कि किसानों से एक एक दाना चावल खरीदने का अपना वादा निभाते हुए सरकार धान खरीदी की तारीख बढ़ाए। भाजपा ने कहा कि जिन किसानों का रकबा काटा उनका भी धान सरकार को खरीदना चाहिए, जिस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि समय से पहले धान खरीदी का लक्ष्य पूरा करने के बाद अब भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। उन्होंने धान किसान के मुद्दे पर भाजपा पर सिर्फ राजनीति करने का आरोप लगाया है। 36 में 25 जो हमने घोषणा है पूरा कर दिया, और मंत्री जी बोले कि जो अध्यक्ष हैं घोषणा समिति के कि 13 हमने पूरा किया, और मैं बोल रहा हूं कि घोषणा पत्र समिति को आप एक हाथ में रख लीजिए, अगल बगल बैठा करके एक एक में चर्चा हो जाए। 1 लाख एकड़ से ऊपर लोगों का रकबा घटा है और काफी रकबे का धान अभी तक के बिका नहीं है, इसलिए मेरा मांग है कि धान खरीदी की अवधि में 15 दिन की वृद्धि की जाए। 2 साल पूरे नहीं हुए हैं जिस सरकार के, उसने इतना सब प्रबंधन कर दिया है, तो हम अपनी उपस्थिति कैसे दर्ज करें। तो ये एक पहल उन लोग कर रहे हैं धरना प्रदर्शन के माध्यम से। धर्मलाल जी कौशिक जो है जो कह रहे हैं उस पर सच्चाई कितनी है तो देख ले। पहले हमने कितने वादे पूरे किए, कितने वादे नहीं पूरे किए, जनता बता रही है, पब्लिक बता रही है हमने क्या किया। जब पब्लिक खुश है तो धर्मलाल जी कौशिक का कोई बात करने का कोई मतलब नहीं है। धान खरीदी शुरू होने से लेकर अब तक बारदाने की कमी और चावल उठाव की अनुमति से लेकर कई तरह के गतिरोध के बावजूद प्रदेश सरकार ने धान खरीदी का रिकॉर्ड बनाया है। अब उसकी कोशिश सेंट्रल पुल में चावल लेने का कोटा बढ़ाने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांकेर जिले के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने करीब 342 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने घोटुल और देवगुड़ी के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की ताकि आदिवासी संस्कृति और उनकी धरोहर को बचाया जा सके। मुख्यमंत्री ने हाट बाजार योजना के तहत 8 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही जैव विविधता पंजी का विमोचन किया। छेरछेरा त्योहार के दिन कांकेर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धान से तौला गया। इसके बाद परंपरागत तरीके से मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के साथ छेरछेरा मांगने भी निकले। उन्होंने जनता से 1,24,000 की राशि मिली जिसे उन्होंने कोमल देव हॉस्पिटल को दान किया। मुख्यमंत्री ने लोगों के साथ घुल मिलकर बातें की, साथ ही ढोलक भी बजाई, थापा थिरके भी। उनके साथ मंत्री कवासी लखमा ने भी नृत्य किया। कांकेर के गोविंदपुर हायर सेकेंडरी स्कूल मैदान में एक सभा को भी मुख्यमंत्री ने संबोधित किया। विधानसभा कांकेर में उप तहसील सरोनल तहसील बनाने की घोषणा करा था। कांकेर के अलबेला पारा चौक में शहीद गुंडाधुर के प्रतिमा की स्थापना की घोषणा। कांकेर जिला में 83 करोड़ के लागत से 220 केवी के उप केंद्र खोले की भी घोषणा। और कांकेर शहर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग और चौड़ीकरण पर भी लगभग 24 करोड़ रुपए का लागत आई, ओकरो भी घोषणा करा था। कांकेर भानु प्रतापपुर संबलपुर मार्ग में 4 नग पुलिया निर्माण 13 करोड़ के ओकरो स्वीकृति। खनिज जिला न्यास निधि से कांकेर जिला अस्पताल में OPD, ICU, इमरजेंसी वार्ड के लिए पृथक विंग निर्माण करना। दुर्ग जिले के पाटन में आयोजित तहसील स्तरीय गुरु घासीदास जयंती समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। सीएम ने सभी को गुरु घासीदास जयंती और छेरछेरा पर्व की बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनता से पूछा कि मैंने छेरछेरा के मौके पर कांकेर में 1,24,000 रुपये छेरछेरा मांगकर इकट्ठे किए थे और इसे अस्पताल के लिए दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु घासीदास जी के मार्गदर्शन पर चलते हुए हम सामाजिक समरसता के लिए काम कर रहे हैं। इस साल गुरु घासीदास जयंती के मौके पर नया रायपुर में 10 एकड़ में गुरु घासीदास संग्रहालय स्थापना की घोषणा की थी। यशस्वी कलाकार देवदास बंजारे के नाम से पंथी नृत्य पुरस्कार आरंभ किया गया। पाटन ब्लॉक में 1,91,00,000 रुपए की लागत से अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर सतनाम भवन का लोकार्पण भी किया। इसके साथ ही उन्होंने भवन में डोम शीट की घोषणा भी की है। इस मौके पर जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर, उद्योग मंत्री कवासी लखमा समेत कई लोग उपस्थित थे। बधाई गाना बधाई ओकेजन 600 मांग करके
मैं कांकेर में मांगे 1,24,000 रुपये इकट्ठा करें, हॉस्पिटल में दे रहे मतलब गरीब मन के लिए ताजमहल मांगे के रहे, अरे मैडम कुदू करम जब जब तभी करम। और अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए देश की करीब आधी आबादी से सहयोग पाने का लक्ष्य रखा गया है। ये कहना है विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय का। वो आज एक दिन के दौरे पर रायपुर पहुंचे। उन्होंने कहा कि देश के 5 लाख गांव के करीब 14 करोड़ परिवारों तक पहुंचने और उनसे समर्पण राशि प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि नींव रखने के लिए हर तरह की स्टडी की जा चुकी है। मंदिर का निर्माण पत्थरों से होगा। भविष्य में बाढ़ और भूकंप जैसी चुनौतियों को ध्यान में रखकर मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 500 सालों के संघर्ष के बाद भगवान को उनका जन्म स्थान प्राप्त हुआ है, लिहाजा ये निर्माण भारत पर आक्रांताओं के हमले के कलंक को मिटाने वाला भी होगा। छत्तीसगढ़ में 14 जनवरी से लेकर 27 फरवरी तक समर्पण राशि जुटाने का अभियान शुरू किया गया है। इसी कड़ी में 31 जनवरी को छत्तीसगढ़ में विश्व हिंदू परिषद और दूसरे संगठनों के कार्यकर्ता सभी वर्गों तक पहुंचकर समर्पण राशि जुटाएंगे। इस बीच राज्य सरकार ने चंपत राय को पत्र लिखकर राम मंदिर के लिए चंदा वसूलने वालों की लिस्ट मांगी है। बाढ़ से बचाव की रक्षा अभी की जाएगी। यद्यपि अयोध्या में कभी भूकंप नहीं आया, तो भी अगर कभी आ गया तो उसको रोकने के लिए नींव की डिजाइन उसी ढंग की आज से बनाई जा रही है। सुकमा जिले में 24 घंटे के अंदर नक्सलियों की 2 बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई है। नक्सलियों द्वारा लगाई गई एक आईडी चिंतलनार के बंगाली पारा के पास से बरामद की गई है, तो वहीं नक्सलियों के दूसरे हमले की साजिश मिनपा इलाके में नाकाम की गई है। दरअसल मुकरम से मिनपा जाने वाले मार्ग से महज 50 मीटर की दूरी पर नक्सलियों ने आईडी प्लांट कर रखा था, जिसे सीआरपीएफ की 150वीं बटालियन के जवानों ने सूझबूझ दिखाते हुए बरामद कर लिया। आईडी को कमांडेंट धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर मौके पर ही ब्लास्ट कर नष्ट कर दिया गया। नक्सलियों के प्रभाव वाले इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ते देख नक्सली भी जवानों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जवानों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए नक्सल साजिश को नाकाम कर दिया है। और बात बिलासपुर की, जहां बिलासपुर के हवाई सेवा का रास्ता साफ हो गया है। डीजीसीए ने बिलासा एयरपोर्ट के 2C लाइसेंस को अपग्रेड करके 3C लाइसेंस जारी कर दिया है। इसके साथ ही अब बिलासपुर से देश के विभिन्न महानगरों के लिए हवाई सेवा जल्द शुरू होने की संभावना बढ़ गई है। बिलासपुर को मिले इस सौगात से शहरवासी खुश हैं। नागरिक मंच ने हवाई सेवा के मुद्दे को प्रमुखता से उठाने और शहरवासियों की आवाज बनने के लिए IBC 24 का भी आभार जताया है। लंबे समय से बिलासपुर से हवाई सेवा की मांग थी, जिसके लिए हाई कोर्ट से लेकर राजनीतिक और नागरिक मंच तक प्रयास हुआ। बिलासपुर नागरिक संघर्ष समिति करीब 250 दिन से हवाई सेवा की मांग को लेकर अखंड धरने पर रही। सांसद ने संसद में और विधायकों ने विधानसभा में मुद्दे को उठाया। IBC 24 ने हवाई सेवा की मांग को लेकर हर मोर्चे पर जनता की आवाज बनी, जिसके बाद बिलासपुर के चकरभाटा हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में डेवलप करने का काम शुरू हुआ। छोटे गरीब परिवार के बच्चे हैं, वो लोग बोलते हैं बहुत पैसा लगता है, हम लोग यहाँ आना नहीं चाहते। तो इस तरह से सब तरह का लाभ जो है वो बिलासपुर शहर को मिलेगा। किसी भी दूरी पर सब्सिडी प्रदान की, अब उस सब्सिडी को 600 किलोमीटर की फ्लाइट में सीमित कर दिया है। हम इसको बदलने की मांग कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि यहाँ से महानगरों तक उड़ान की मंजूरी दी जाए। आज हम भारत के नक्शे में स्थापित हो गए हैं, हवाई नक्शे में, कि हमारा बिलासपुर का जो नाम है वो हवाई नक्शे में आ गया है। इससे बहुत ही खुशी है। तो अभी ये हक की पूर्ति नहीं हुई है जब तक बिलासपुर से अंतर्देशीय हवाई सेवा, अंतर्देशीय का मतलब बड़े महानगरों के लिए बिलासपुर से सीधी हवाई सेवा प्रारंभ नहीं हो जाती, तब तक इसको मैं घोषणा बस मानता हूँ, उपलब्धि नहीं मानूंगा। बिलासपुर से महानगरों के लिए हवाई सेवा शुरू की जानी चाहिए और ये बिलासपुर का हक है, और जब तक ये हवाई सेवा शुरू नहीं हो जाएगी तब तक ये आंदोलन चलते रहेंगे। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने लगातार 265 दिन तक यहाँ पर नियमित रूप से धरना दिया है। हवाई पट्टी बन के तैयार हुई 3G के लिए, इसलिए आज हमको लाइसेंस इतनी जल्दी मिल चुका है। हमारी लड़ाई अभी जारी रहेगी क्योंकि ये लाइसेंस मिला है।
रायपुर में आज छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित पंडित शंभुनाथ मिश्रा शिखर सम्मान 2021 का आयोजन किया गया। समिति ने समाज सेवा, पुलिस सेवा, कला, खेल, पत्रकारिता और चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले 14 प्रोफेशनल्स को सम्मानित किया है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के हाथों सम्मान मिला। समारोह में पत्रकारिता के लिए गरियाबंद के पत्रकार फारूक मेमन, रानू तिवारी, फोटो पत्रकार गोकुल सोनी, संतोष साहू और तन्मय अग्रवाल को सम्मानित किया गया। पुलिस सेवा के लिए गरियाबंद के एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर, गुंडरदेही के नगर निरीक्षक रोहित मालेकर को सम्मानित किया गया। चिकित्सा सेवा के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल के डॉक्टर ओपी सुंदरानी और डॉक्टर निंदर सिंह चावला, जबकि समाज सेवा के लिए जिला अभियोजन अधिकारी हीना यास्मीन खान को सम्मान मिला है। कला के क्षेत्र में सूफी गायक राकेश शर्मा, डांसर मुकुल गाइन, खेल के क्षेत्र में शारदा तिवारी को सम्मानित किया गया। बहुत अच्छा कार्यक्रम पंडित शंभुनाथ मिश्रा जी की याद में एक अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया और इस कार्यक्रम में ऐसे लोगों का सम्मान किया जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, परंतु उनको कोई पहचान नहीं मिली है। और अच्छाई का सम्मान पूरे समाज में अच्छाई को पैदा करता है, प्रदर्शित करता है। राजेश जी के पिताश्री ने अपने पूरा जीवन काल में शिक्षकी जीवन में भी काफ़ी सेवक काम किया, पारिवारिक जीवन का निर्वहन भी उन्होंने किया, नौकरी के चलते भी उन्होंने किया। तो उनके इस सम्मान में, उनको उनकी याद में, उनको श्रद्धांजलि के रूप में ये शिखर सम्मान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम रखते हैं, उन्हें बुलाते हैं और आगे भी लगातार जब तक भगवान हमें शक्ति देगा हम इस आयोजन को करते रहेंगे। और जो छुपे हुए लोग हैं, जो सम्मान से दूर होकर के अपने कार्य में लगे हुए समाज के लिए, उनको हम सम्मानित करते रहेंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।